हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी मेरे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अगर आप क्लास 10th के बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आपने तैयारी बेस्ट कर रखी है, तो आप में अगर 80 में 60 करने की क्षमता सही है तो करके दिखाइए और कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा, बताइएगा कि हमने 80 में कितने प्रश्न को सही किया। ठीक है। और बच्चों, आज का क्लास में 80 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो सीधा आपको एग्जाम में देखने के लिए बनेगा। और मैं बच्चों क्लास शुरू करने से पहले एक बात बता दूंगा बच्चों, बैकग्राउंड में थोड़ा सा छठ पूजा का गाना बज रहा है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप उसे थोड़ा सा ना ध्यान देके अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे बिहार में छठ पर्व है, तो इस समय छठ का गाना बज रहा है, तो इसीलिए मैं आपको पहले बता दें इस बात को। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। बताइए, 2 होता है, 1 होता है, 1/2 या अनंत। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान जो है वो हमारा 1/2 होता है, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या है? लाल, नीला, पीला, हरा। बताइए। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग जो है वो आपका लाल है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप 80 में मेरे आंसर बोलने से पहले आप अपना आंसर बोल दीजिए और आप गिन के रखिए कि आपने 80 में कितने प्रश्न को सही किया। ठीक है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत जनित्र। तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा ए, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तन वलय का काम करता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। लास्ट में बताइएगा आपने 80 में कितने प्रश्न को सही किया। प्रतिरोधक के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था किस में? समांतर में, श्रेणीबद्ध में, कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? हीलियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो हमें जिस प्रकार की ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा जो है बच्चों क्या होती है? तो यूरेनियम है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? आपके ऑप्शन नीचे दिया गया है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों ए बी सही है, या फिर बाइफोकल लेंस। इन चारों में से अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो बच्चों अपसारी लेंस जो है, यहाँ पे देखिए एक बार प्रश्न देख लीजिए। अपसारी लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ए ऑप्शन, अर्थात अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म 2, 3, 4, 5। अच्छा बच्चों, किसी प्रश्न पे अगर आपको डाउट होगा कि सर इस प्रश्न का आपने आंसर गलत बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा मुझे पिन अप। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों 1-2 मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इंसान से ही तो बच्चों गलती होती है। ठीक है। तो चलिए आगे बताइए इसका आंसर। तो एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है बच्चों? तो ये होता है 5। ठीक है। चलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। जूल कुलाम किसके बराबर होता है? बताइए। वोल्ट से, एम्पियर से, ओम से, इनमें से कोई नहीं। जूल कुलाम किसके बराबर होता है विद्यार्थियों? तो जूल कुलाम जो है वो वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, वेबर, न्यूटन। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक बच्चों क्या होता है? तो ये होता है वेबर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके। चलिए आगे देखिए। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इंजन, ईंधन, तापक, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का बच्चों बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता या जरा दृष्टि दोष। तो बच्चों 11 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर दूर दृष्टि के लिए तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चलिए, दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है? अभी बताया मैंने। अवतल लेंस या उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस या समतलोत्तल लेंस। तो बच्चों दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में जो होता है बच्चों क्या होता है बाबू? तो वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगल बगल से बच्चों
अगर अगल बगल से कोई भी आवाज़ आती है तो आप उसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि बच्चों देखिए, आप आम खाने से मतलब रखिए, गुठली गिने से नहीं। क्योंकि देखिए बच्चों, मैं बहुत मुश्किल से क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है वो क्लास का जो जो जहाँ से दे रहा हूँ वो रोड पर है मेरा घर, ठीक है। तो मैं रोड से अपने क्लास से कोचिंग से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आवाज़ आना लाजमी है। तो प्लीज़ बच्चों, आपसे अनुरोध है कि इग्नोर दैट ऑल साउंड, आप फोकस करो अपना स्टडी पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 13 नंबर प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है वो क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो बच्चों 13 नंबर का हो जाएगा, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न बच्चों, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है बाबू? तो यह आपका कर्नाटक में है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, मुझे लाइक से मतलब नहीं है या कमेंट से, मुझे मतलब है कि आप पढ़ो और पढ़ के अपना अच्छा रिजल्ट करो, बस मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल, अवतल, समतल, उपयुक्त तीनों। अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप खुद ब खुद लाइक कर दीजिएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 15 नंबर का आंसर क्या होगा? हजामत बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है बच्चों, वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण होता है, सोलर कुकर का भी इस्तेमाल अवतल दर्पण से ही किया जाता है। लेकिन अगर वहीं पे गाड़ियों के साइड मिरर की बात करें तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि पीछे से बड़े भाग को वो छोटा करके दिखाता है उत्तल दर्पण, और सीधी वस्तुओं को उल्टा करके दिखाता है। इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, ताकि वो अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो अपने साइड मिरर में देख के सीधा पढ़ के एम्बुलेंस को साइड दे दे। ओके, चलिए आगे देखिए, 16 नंबर, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, एंगस्ट्रॉम, ल्यूमेन, लक्स। तो बाबू, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यही 18वां प्रश्न कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकिरण। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? तो इसको जो कहते हैं आपको किरण पुंज कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन करके क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसको कहा जाता है कोलाइड। ए ऑप्शन। वीडियो के अंतिम में कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने 80 में सर इतने प्रश्न को सही किया, तब तो मुझे भी तो पता चलेगा कि बच्चे कितने सही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ओम का नियम निहित है वी आर इक्वल आई, वी इक्वल आई आर में, या आई वी इक्वल आर में, या आर इक्वल वी। बताइए। तो ओम का नियम जो है बच्चों निहित है वो किस में? तो V बराबर आई आर में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 21 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, जूल। बच्चों विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका एम्पियर होता है, ठीक है। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो बच्चों विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जनित्र। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बच्चों क्लास आपको अच्छी लग रही है और मेरी क्लास को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। 23वां प्रश्न कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों निर्गत किरण मतलब आपतित किरण, और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं निर्गत कोण। सी ऑप्शन, ठीक है, निर्गत कोण, ठीक है। देखिए ये एक दर्पण है और ये आने वाली किरण इसको निर्गत किरण बोलते हैं, यानी आपतित किरण, और ये जो चला गया इसको परावर्तित किरण, और इसके बीच में जो बन गया वो अभिलंब। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा इस कोण को क्या बोलेंगे? इस कोण को निर्गत कोण बोलेंगे। यही पूछ रहा था, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर, वोल्टमीटर, कूलाम, एम्पियर। तो बाबू धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अमीटर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलाम, वाट, एम्पियर, वोल्ट। तो आवेश का मात्रक होता है बाबू कूलाम होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है इनमें कौन? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो बाबू नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो आपका क्या है? तो वो है आपका सौर ऊर्जा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? टंगस्टन का, तांबा का, नाइक्रोम का, जस्ता का। तो बाबू विद्युत जो बल्ब होता है, बल्ब जैसे जैसे आप देखे होंगे कि जो बल्ब होता है इस टाइप का यहाँ पे, तो इसमें जो ऐसे ऐसे जो फिलामेंट होता है ना, ये फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का होता है। ठीक है, ए ऑप्शन। अच्छा, वहीं पे अगर आपको इस तरीके से हीटर में पूछ देगा कि ये हीटर में इस प्रकार का जो हीटर है इसमें क्या कौन सा तार होता है, तो बाबू वो नाइक्रोम होता है। क्या होता है? नाइक्रोम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? बताइए, HCl, CH3COOH, या H2SO4, या HNO3। मतलब इसको अगर हम हिंदी में बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, इसको हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन नाइट्रिक। तो बताइए निम्नलिखित में कौन जो है वो दुर्बल अम्ल है? तो बाबू बच्चा, ये जो दुर्बल अम्ल है इसमें कौन है? तो बी ऑप्शन। ठीक है, CH3COOH जो है ये दुर्बल अम्ल है। इसको सिरका में भी डाला जाता है, इसका एसिटिक रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? बताइए, FeCuNiAs, फेरिक, कॉपर, निकेल, ऑस्मोनियम। कौन उपधातु है? तो बाबू 29 नंबर का जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका ऑस्मोनियम जो है वो उपधातु है, यानी कि AS बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन के द्वारा होता है? तांबा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो बच्चों 30 नंबर का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तांबा। ठीक है, तांबा का जो है वो धातु का विस्थापन उसके लवण विलयन से द्वारा होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, खड़िया का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? बताइए, खड़िया का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? तो बच्चों देखिए, खड़िया मतलब चौक। आपसे पूछा है क्या, चौक का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? तो बाबू चौक का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? मेथेन, एथाइन, एथेन, या एथीन। तो वेल्डिंग में जो कि जिस गैस का उपयोग होता है बाबू वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा एथाइन, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 33 नंबर प्रश्न पर पढ़ते हैं। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलय, अविलय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अविलय। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण होता है? अविलय। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? तो इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नीचे है कि निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? बताइए, O2, NO2, NO2, N2, NO2 और O2। तो लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है? NO2 और O2 प्राप्त होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों इसमें विजातीय यौगिक जो है इसमें कौन है बाबू? तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP जो है वो एक विजातीय यौगिक है। ठीक है, डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? सोडियम को, मैग्नीशियम को, टंगस्टन को, या पारा को। तो बच्चों हम लोग जो है वो सोडियम को, अर्थात Na, इसका रासायनिक नाम है बच्चों Na, जिसका परमाणु संख्या जो है बच्चों 11 है। इसको हम लोग केरोसिन के तेल में डुबो के रखते हैं क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव पदार्थ है, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से रिएक्टिव कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो कमरे के ताप पर जो अधातु द्रव में होता है वो होता है बाबू, कौन होता है?
तो वो होता है आपका ब्रोमीन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्जर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो इसको कहते हैं सोल्डर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में किस से चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को। तो बच्चों लिथियम को ना इन चारों में से आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं जिनमें एक सिग्मा एक पाई आबंध है, दोनों सिग्मा आबंध है, या दोनों पाई आबंध है, या दोनों इलेक्ट्रॉन आबंध है। तो बच्चों एक सिग्मा और एक पाई आबंध है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? 2, 4, 6, 7। तो बच्चों ईथेन में जो सहसंयोजक आबंध है वो आपका कितना? 7। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? अल्काइन, एल्कीन, एल्केन, प्रोपाइल। तो बच्चों 43 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एल्केन का जो है ये CnH2n+2 जो है वो सामान्य सूत्र है। ठीक है, अच्छा, आगे प्रश्न है, नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देख लीजिए चारों ऑप्शन और बताइए क्या होगा। तो 44 नंबर का बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, CuSO4 × 5H2O जो है वो नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र है, याद कर लीजिए, CuSO4 × 5H2O। ओके, चलिए आगे देखिए, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग, आवर्त, अपरूप, या कोई नहीं। तो बच्चों आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या हैं? अम्लीय धातु हैं, क्षारीय धातु हैं, अक्रिय गैस है, या मिश्र धातु है? तो बच्चों क्षारीय धातु है, याद रखना। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग जो है वो क्या है? क्षारीय धातु के हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? बताइए, इस चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए और बताइए क्या है। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र की अगर मैं बात करूं तो Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम कार्बोनेट का जो है अणुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सबसे कठोरतम तत्व इनमें से कौन है? पत्थर, हीरा, कार्बन, ऑक्सीजन। सबसे कठोर तत्व जो है इसमें बच्चों हीरा सबसे कठोर तत्व है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो अक्रिय तत्व जो है इनमें से हीलियम आपका अक्रिय तत्व है। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न। बच्चों हम लोग 50 प्रश्न पे अच्छा आ गए। ठीक है, बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु आयतन पर है, परमाणु घनत्व पे है, परमाणु द्रव्यमान पे, परमाणु संख्या पे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, परमाणु संख्या पे। ठीक है, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, या उदासीन? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर का हो जाएगा अक्रिय है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय है। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों क्लास की, अगर इस क्लास की आपको PDF लेनी है तो आपको मुझे बच्चों क्या करना होगा? 9523023488 पे मैसेज करना होगा और बोलना होगा कि सर आई एम ए 10 क्लास स्टूडेंट, मैं एक 10वीं क्लास का छात्र हूँ। ठीक है, मुझे PDF चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दे देंगे और साथ ही ग्रुप में जोड़ देंगे। बच्चों एक ऐसा ग्रुप है जो कि पढ़ाई से कंटेंट सारी चीज़ें ग्रुप में भेजी जाती है। ठीक है, और ये चैनल आपके एग्जाम तक बढ़ चढ़ के हिस्सा अहम रोल निभाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। कम से कम बच्चों आप टारगेट रखो 450 प्लस का। ठीक है, तभी आपको एक अच्छा रैंक मिलेगा और मैं आपको पूरा साथ दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को अगर नए विद्यार्थी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे प्रेस कर लीजिए ताकि कभी भी कोई क्लास मिले तो आपको आसानी से क्लास मिल जाए। ओके, चलिए बताइए, तो क्या प्रश्न बच्चों कि निम्नलिखित में, अच्छा यहाँ कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन, फास्फोरस। तो बच्चों 52 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका हो जाए। ग्रेफाइट जो हमारे पेंसिल के लेड में पाया जाता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 7, 9, 8, 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है बाबू? तो वह जो है आपके 18 वर्ग। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखिए, जब उदासीन विलयन का पीएच मान आया तो एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा आप लोग। देखिए, ये ऐसे करके यहाँ पे देखो, यहाँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसका पीएच मान बच्चों 7 होता है, वो पता है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो गया, 8, 9, 10, 11, तो वो बच्चों पता है आपका क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। और जिसका जैसे 6, 5, 4, 3, जिसका 7 से कम होगा तो वो आपका अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। तो याद रखना, जिसका 7 पीएच मान होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या था कि यहाँ पे ये प्रश्न कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो मैंने अभी बताया, जिसका पीएच मान बिल्कुल बिल्कुल 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो जिसका पीएच मान क्या होगा? 7 के बराबर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो 7 से अधिक होगा वो क्षारीय, जो 7 से कम होगा वो अम्लीय, याद रखना। अच्छा, आगे देखिए, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? 1985, 1973, 1966, 1967। तो बच्चों 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 1973 में जो है बाघ संरक्षण योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को, नेफ्रॉन को, या अनाक्षी श्वसन को? बच्चों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बी यानी ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है? मुकुलन, विखंडन, अपखंडन, बीजाणु जनन। तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है? तो यह जो निकलती है बाबू, किसके में निकलती है? मुकुलन में। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से? तो बच्चों, मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। तो बच्चों, स्वपोषी तो सबसे पहले हरे पौधे में होता है, और हरे पौधे के लिए पत्ती को हरा करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, तभी क्लोरोफिल बनेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, और ये सूर्य के प्रकाश होने के लिए CO2 भी आवश्यक है। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, कि एक स्वपोषी के लिए हमें इन तीनों चीज़ की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन? बच्चों, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सब मनुष्य में होने वाले हार्मोन है, और पादप में होने वाले हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्टिक दरार, एक्सॉन, आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्टिक दरार कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर के द्वारा, अंडप के द्वारा, वर्तिकाग्र के द्वारा, वर्तिका के द्वारा? तो इसका हो जाएगा पुंकेसर के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य में आहार नाल में अवशेषी अंग है कोलन, अपेंडिक्स, सीकम, रेक्टम। मतलब कहने का मतलब कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसका कोई भी कार्य नहीं है? तो बच्चों, वो जो है हमारे शरीर में अपेंडिक्स है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबड़, प्लास्टिक की बोतलें? तो बच्चों, 64 नंबर की मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, सूखे घास के पत्ते। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है वो हाइड्रा में होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, या अंडाशय, या वर्तिकाग्र, या पुष्पासन? बताइए। तो स्त्री केसर में आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे है कि पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? बताइए। बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, या परागकण? तो पराग कोश में होते हैं बच्चों आपका परागकण। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, ये रहा। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO2, CO, NH3, या बी और सी दोनों सही है? तो बच्चों, अमीनो अम्ल के विखंडन से आपका कौन सा बनता है? तो याद रखना, बी और सी दोनों है, यानी कि CO और NH3। ठीक है,
ये दोनों बनता है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। तो लिंग गुण सूत्र का जोड़ा जो है वो स्त्री में पाया जाता है। कैसे? स्त्री में एक्स और एक्स पाया जाता है और पुरुष में एक्स और वाई पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो बच्चों वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो हिरण का रोल है वो प्राथमिक उपभोक्ता का रोल है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? बताइए। परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो यह बनता है बच्चों अंडाशय। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बताइए। पराग में, अपराग में, अर्धपराग में, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली जो है बच्चों वो आपकी अर्धपराग में है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? स्मेल पहचानता है। मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है बच्चों आपका अग्र मस्तिष्क जो है गंध पहचानने का केंद्र है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मेनोपाउस, मेनॉर्थ, मासिक चक्र, या इनमें से सभी। बच्चों 74 नंबर की बात करें तो मेनॉर्थ कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बच्चों? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहीं पे नीचे है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? मतलब गुरुत्वानुवर्तन का मतलब मैं समझाता हूँ, जो प्रकाश की ओर जो है वो वृद्धि करे, ठीक है। तो फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। देखिए गुरुत्वानुवर्तन मैंने गलत बता दिया। गुरुत्वानुवर्तन मतलब होता है जो नीचे की ओर, धरती की ओर जो है गुरुत्वानुवर्तन करे, और वही प्रकाश अनुवर्तन होता तो जो प्रकाश की नहीं ओर। तो यहाँ पे प्रकाश अनुवर्तन, मुझे लगा कि प्रकाश अनुवर्तन है तो इसलिए मैंने बता दिया प्रकाश अनुवर्तन, लेकिन यहाँ गुरुत्वानुवर्तन है ना, तो गुरुत्वानुवर्तन किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका जड़ का उदाहरण है, जड़ की वृद्धि, बी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन परजीवी पौधे का एक उदाहरण है? गोबर छत्ता, ब्रायोफिल्म, अमरबेल, या चीड़। बच्चों परजीवी पौधे का एक उदाहरण जो है वो अमरबेल है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। एटीपी में फास्फोरेट की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, या 4। तो एटीपी में फास्फोरेट की जो संख्या होती है वो आपकी 3 होती है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पादप हार्मोन का एक उदाहरण इनमें से कौन है? IAA, TSH, ACH, ACTH। तो बच्चों पादप हार्मोन का एक उदाहरण IAA है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें? कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। तो खुला परिवहन तंत्र जो है वो तितली में पाया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 80 प्रश्न, द्विखंडन पाया जाता है स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में, इनमें से कोई नहीं। बच्चों क्लास की PDF अगर आपको लेनी है तो मैं फिर से बोलता हूँ 9523023488 पे मैसेज कर दीजिए, आपको क्लास की PDF मिल जाएगी और ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। और अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है तो कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली क्लास बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाए, ठीक है। तो 80 नंबर का बच्चों सी ऑप्शन हो जाएगा, द्विखंडन पाया जाता है जीवाणुओं में, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्लास का जो है ये यहाँ पे आंसर शीट दिया हुआ है, ये रहा आंसर शीट। तो बच्चों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लोगों ने क्लास पूरी देखी, थैंक्स एवरीवन। अगर चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बच्चों।